हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है हम एमपीपीएससी और अन्य पीसीएस एग्ज़ाम के लिए एक फ्री यूट्यूब चैनल पर सीरीज़ लेके चल रहे हैं, जिसमें मैं आपके साथ जियोग्राफी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे कुछ चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आप उनको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। हमारा अगला चैप्टर जो एग्रीकल्चर चल रहा है उसमें कुछ चीज़ें बाकी है, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर है आज का भारत में सिंचाई। ठीक है, भारत में सिंचाई। अब हमने कुछ एग्रीकल्चर के चीज़ें डिस्कस कर ली है, जैसे प्रभावित करने वाले कारक, कृषि क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक है, भारत की प्रमुख कृषि फसलें, ये कुछ हम सब डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में सिंचाई की क्या कंडीशन है। आप सभी के यहाँ से एग्जाम में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में भी बनते हैं। ठीक है, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग करंट अफेयर से आपके चर्चा में रहता है, हर साल बढ़ता जा रहा है क्षेत्रफल, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि भारत में जो सिंचाई क्षेत्र है उसमें से कुल 140 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है, लगभग 49%, ठीक है, वो सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? सिंचित क्षेत्र। ठीक है, कुल जो कृषि क्षेत्र है उसका कितना परसेंट? 49%, अर्थात कितना? 140 मिलियन हेक्टेयर भूमि किसके अंतर्गत आती है? आपके सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और इस सिंचित क्षेत्र में हम अलग अलग प्रणालियों के द्वारा सिंचाई करते हैं। यही आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। भारत में सिंचाई की मुख्य पद्धतियाँ या सिंचाई की मुख्य पद्धतियाँ कौन कौन सी है, सामान्यतः आप कहाँ कहाँ से कृत्रिम तरीके से सिंचाई करते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं भारत की जो कृषि जो है मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? मानसून पर निर्भर है। इसी कारण हम इसे मानसून का जुआ कह रहे थे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मानसून से हमारे यहाँ केवल एक फसल होती है, खरीफ की फसल। शेष फसल जो रबी की फसल और कुछ क्षेत्रों में खरीफ की फसल भी हम किसके द्वारा उत्पादित करते हैं? आपके सिंचाई की इन पद्धतियों द्वारा उत्पादित करते हैं। इनमें कौन कौन सी सिंचाई पद्धतियाँ आपकी? एक तो नहर सिंचाई पद्धति है, एक नलकूप सिंचाई पद्धति है, एक कुएं द्वारा सिंचाई की जाती है और एक तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। ये भारत में मुख्य रूप से 4 पद्धतियाँ हैं: नहर, नलकूप, कुएं और तालाब, जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों के लिए जाने जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से सिंचाई की जाती है। हम यही पढ़ने वाले हैं कि नहर की सिंचाई किन क्षेत्रों में उपयोगी है, तालाब वाली किन क्षेत्रों में है, आपके नलकूप और कुएं वाली किन क्षेत्रों में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स के भी बने हैं और मेंस के भी। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मेंस में लिख सकते हो, प्रीलिम्स में यहाँ से अलग अलग क्षेत्रों के फैक्ट लिख सकते हो। जैसे नहर सिंचाई जो है भारत के मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में प्रचलित है? तो जो भी मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी सिंचाई प्रचलित है? आपके नहर सिंचाई प्रचलित है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ किन क्षेत्रों में संभव है? केवल ये मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि नहर वहीं बनाई जा सकती है जहां समतल भूमि हो मुख्य रूप से, और समतल भूमि पहाड़ों में नहीं मिलेगी आपके, और पठारों में भी कहीं कहीं मिलेगी, शेष जगह नहीं मिलेगी। इसलिए आपके जो भी मैदानी क्षेत्र है वो समतल भूमि के क्षेत्र है, और इसी कारण वहाँ पर कौन सी सिंचाई पद्धति या कौन सी सिंचाई प्रणाली विकसित हुई है? नहर सिंचाई प्रणाली विकसित हुई है। आप इतिहास में भी जाते हैं तो भारत में सर्वप्रथम नहर की निर्माण किसने करवाया था? अगर मध्यकाल में जाते हो तो आप देखते हो गयासुद्दीन तुगलक इसकी शुरुआत करता है, और फिरोज शाह तुगलक जो होता है वो इसका इतना सारा विस्तार कर देता है कि पूरा जो उत्तर भारत है, मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर भारत, वहाँ पर सिंचाई की नहरें ही नहरें बनी रहेगी। ठीक है, और इन्हीं नहरों के कारण आप देखोगे ये क्षेत्र कृषि क्षेत्र में हमेशा अव्वल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी एक आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध हो गई है? तो मैदानी क्षेत्र में नहर एक आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध हो गई है जो सिंचाई का कार्य करती है। और यहाँ खास बात यह भी है कि ये मैदानी क्षेत्र में नहर सक्सेस क्यों हो पाई है? तो यहाँ पर नदियाँ जो है वो हिमालय से बहती है, और हिमालय से बहने वाली नदियाँ हम पढ़ चुके हैं, सदा नीरा है, तो सीधी नदियों से ही नहरें निकाली गई है। आप बहुत सारी नहरों के एग्जाम्पल पढ़ते हो, जिसमें सरयू नहर, ऊपरी गंगा नहर, यमुना नहर, सतलुज नहर। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी इंदिरा गांधी नहर वो इन्हीं क्षेत्रों से निकाली गई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ से। फिर आप देखते हो इस क्षेत्र में उत्तर का एक तो विशाल मैदान आ जाता है, फिर तटीय मैदान वाले क्षेत्र में भी नहर संभव है। आप देखोगे भारत में जहाँ नदियाँ तटीय क्षेत्रों में डेल्टा बनाती है, उन डेल्टाओं में क्या किया जाता है? आपके नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है।
ठीक है। और कुछ कुछ मध्य भागों में पठारी और मैदानी छोटे छोटे भाग बने हुए हैं, वहाँ भी आपके कोई कौन सी संभव हो पाई है, नहर सिंचाई प्रणाली संभव हो पाई है। जैसे चंबल घाटी में पढ़ते हो आप, ठीक है, चंबल नहर परियोजना, नर्मदा घाटी में पढ़ते हो नर्मदा नहर, तो ये सब किसके कारण संभव हो पाई है, कुछ समतल भूमि वहाँ भी मौजूद है। तो आपको ये पूरे क्षेत्र याद रखना, मैदानी क्षेत्र के और कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं। इसमें आपको मैंने बता दिया जल की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो जल की प्राप्ति होती है हिमालय से निकलने वाली मुख्य रूप से सदा नीरा नदियों से, और वहाँ पर आपके इसके अलावा बांधों से भी होती है, लेकिन वहाँ बांधों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उन नदियों में ही जल इतना होता है कि बांध बनाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ छोटे मैदानी क्षेत्र और आपके कौन से क्षेत्र हैं, आपके तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर किसके कारण आपके बांधों को बनाकर नहर बनाई जाती है। आप बहुत सारे बांध पढ़ते हो भारत में, जैसे चंबल घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, महानदी में पढ़ते हो आप महानदी घाटी परियोजना। ये सब अलग अलग परियोजनाएं हैं जो जिसमें कुछ सिंचाई के लिए भी बनाई गई हैं। वैसे तो इनका उद्देश्य बहुउद्देश्य होता है, इसीलिए इनको बहुउद्देशीय प्रणाली भी कहा जाता है, जिसमें पेयजल में भी उपयोग किया जाता है, सिंचाई में भी उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ आपके विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। ठीक है, तो बांधों और सदा नीरा नदियों से इनको जल की प्राप्ति होती है, नहरों की, अच्छे से याद रखना है। और आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया है, नहर सिंचाई में आप समझते होंगे कि भारत का प्रथम स्थान रखता होगा, लेकिन ये प्रथम स्थान नहीं रखता है। कौन सा स्थान रखता है, नहर सिंचाई में भारत द्वितीय स्थान रखता है। मतलब भारत में भी, सॉरी, भारत द्वितीय स्थान नहीं रखता है, भारत में नहर सिंचाई प्रणाली जो है वो दूसरे नंबर पर आती है। हम पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर पर कुएं और नलकूप आते हैं। क्या आते हैं, कुएं और नलकूप आते हैं, जबकि सेकंड नंबर पर कौन आता है, नहर आता है। ठीक है, अगर भारत से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ होता तो हो सकता था प्रथम स्थान पर ही रहे, क्योंकि जो भारत में नहरों का एक बड़ा जाल था, वो आज़ाद होने के बाद वो बड़ा जाल जो आपके पंजाब की नदियों से निकाली गई थी नहरें, वो कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में चला गया है। यही कारण है कि पाकिस्तान विश्व में सर्वाधिक नहरों के क्षेत्र के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये अब द्वितीय स्थान पर है प्रणाली भारत में सिंचाई के रूप में। फर्स्ट पर कौन है, नलकूप और कुएं आ जाते, दोनों मिलाकर नलकूप और कुएं फर्स्ट पर आ जाते हैं, जबकि द्वितीय स्थान पर नहर आ जाती है। तो ये आपको इस क्षेत्र के बारे में याद रखना है। चलिए नलकूप को डिस्कस करते हैं। नलकूप मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र में प्रचलित हो सकते हैं, जहाँ मुलायम चट्टानी भाग हो। कौन सा चट्टानी भाग हो, मुलायम। कठोर चट्टानी भाग में नलकूप संभव नहीं है। ट्यूबवेल लगवाने जाओगे आप, बोरवेल लगवाने जाओगे, तो वहाँ पर कठोर चट्टानी के कारण नहीं हो पाएगा। अर्थात कौन सी, जो अवसादी चट्टाने हैं या जो मुलायम चट्टानी भाग है वहीं पर आपके क्या संभव है, नलकूप संभव है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये कौन कौन से क्षेत्र है, तो भारत में कुछ मैदानी क्षेत्र, जहाँ पर मैदान, ऊंचे मैदान क्षेत्र जहाँ आपके नदियों का पानी नहीं पहुँचता है, वहाँ नलकूप लगाए गए हैं, जैसे पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। फिर इसके अलावा कुछ पठारी भाग भी आ जाते हैं, जैसे मालवा पठार वगैरह देखते हैं, तो यहाँ पर भी आपके क्या बनाए गए हैं, नलकूप बनाए गए बहुत सारे। ठीक है, और मध्य प्रदेश का मालवा का क्षेत्र मुख्य रूप से नलकूप और कुएं के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो भारत में भी ये अव्वल स्थान रखता है इस सिंचाई प्रणाली में, ध्यान रखना आपको। चलें आगे। और यहाँ पर जल कैसे प्राप्त होता है, तो वहाँ तो नहरों को नदियों से प्राप्त हो रहा था और बांधों से, जबकि यहाँ पर भूगर्भिक जल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, आपके भूगर्भिक जल का उपयोग किया जाता है। अच्छे से ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ भूगर्भिक जल से आपके जल प्राप्ति होती है। बाकी ये क्षेत्र बता दिए मैंने, अच्छे से याद रखना है। चलिए, और नलकूप और कुएं दोनों मिलाकर कौन सा स्थान रखते हैं भारत में, प्रथम स्थान रखते हैं। ठीक है, मतलब भारत में अगर किसी प्रणाली में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है तो कुएं और नलकूपों के द्वारा की जाती है, दूसरे नंबर पर नहरों से की जाती है, और तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे आगे तालाब के द्वारा की जाती है। चले आगे। तो ये हुए नलकूप। अब कुएं भी पढ़ लेते हैं। आप देखोगे अवसादी और बेसाल चट्टानी भाग जो है, या फिर परतदार चट्टानी भाग है, वहाँ पर ये प्रणाली सक्सेस हो पाई है। अर्थात जहाँ पर अवसादी चट्टाने हैं या बेसाल चट्टाने, जैसे मालवा पठार आप पढ़ सकते हो, तो आपके कुएं भी देखने को मिलेंगे मालवा पठार में। ठीक है, कुछ ऊंचे मैदानी भाग जो आ जाएंगे, जहाँ पर अवसादी चट्टाने हैं या परतदार चट्टाने, वहाँ पे मिलेंगे आपके ये कुएं मिलेंगे, जैसे दक्कन का पठार, मालवा का पठार, राजस्थान का अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है, मुख्य रूप से किन के लिए जाना जाता है, कुएं और बावड़ियों के लिए जाना जाता है। कुएं की एक प्रणाली होती है बावड़ी, तो आप देखोगे राजस्थान, गुजरात
मुख्य रूप से बावड़ियों के लिए फेमस है। तो क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ पर कुछ अर्धशुष्क क्षेत्र में अस्वादी चट्टानें मिलती है, उन चट्टानों में आसानी से खुदाई करके बनाए जा सकते हैं कुएं, ठीक है। लेकिन ये कठोर चट्टानी भाग में भी पॉसिबल नहीं है और एकदम मुलायम चट्टानी भाग में भी पॉसिबल नहीं है। कठोर चट्टानी भाग में खोद नहीं पाओगे आप, और मुलायम चट्टानी भाग में आसपास से मिट्टी धंस जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे चट्टानी भागों में प्रसिद्ध है कुएं जहाँ पर अवसादी और बेसाल चट्टानें पाई जाती है। चलिए आगे, चलिए इनको जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो कुएं में वर्षा का जल भी भर जाता है जब बारिश होती है, और कुछ भूगर्भिक जल का भी इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी जानते होंगे। तो इनको जल वर्षा से भी प्राप्त होता है कुओं को, और भूगर्भिक जल से भी, आपके माध्यम से भी सिंचाई या इसका जल के द्वारा सिंचाई की जा सकती है। अच्छा ध्यान रखना आपको। चलें आगे, अब तालाब द्वारा सिंचाई पढ़ेंगे। अगला तालाब द्वारा सिंचाई पढ़ते हैं हम। तो आप सभी जानते हो प्राचीनतम कठोर चट्टानी भाग में ही तालाब बनाए जाएंगे। तालाब वही सक्सेस है जहाँ पर नीचे कठोर चट्टानें हो, तो आप दीवार बना दोगे ऊपर, वहाँ पानी भर जाएगा बरसात का, ना तो कुआं खोद पाएंगे आप वहाँ, ना नलकूप लगा पाएंगे, ना नहर निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि चट्टानों को खोदना बहुत कठिन होता है। तो वहाँ पर आप क्या बना सकते हैं? तालाब बना सकते हैं। और मुख्य रूप से प्राचीनतम कठोर चट्टानें, जितने भी धारवाड़ चट्टानें, आर्कियन चट्टानें हैं, वहाँ पर क्या मिलेंगे आपको? तालाब ही तालाब मिलेंगे, ठीक है। तो ये खास बात रही है। जैसे शेष प्रायद्वीपीय पठारी भाग देखते हैं आप, जिसमें आपके रायलसीमा पठार आ जाता है, कर्नाटक पठार आ जाता है, तमिलनाडु क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पर क्या फेमस है? सबसे ज़्यादा तालाब फेमस है, आपके ध्यान रखना है। और बहुत तालाब बनाए गए हैं, और यह जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? वर्षा जल से प्राप्त करते हैं। और ख़ास बात ध्यान देने वाली ये भी है कि सर्वाधिक तालाब वाला स्टेट कौन सा? आपके तमिलनाडु। तमिलनाडु तालाब से सिंचाई करने में, ठीक है, तालाब से सिंचाई करने में सबसे प्रथम स्थान पर है, ये ध्यान रखना है। यहाँ सर्वाधिक सिंचाई तालाबों द्वारा की जाती है, तो ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश सरकार भी पंच परमेश्वर और खेत तालाब, बलराम तालाब जैसी योजनाएं लेकर आई है, जिसमें खेत पर आप छोटा तालाब बना दो, वर्षा जल उसमें एकत्रित हो जाएगा, और फिर आप रबी की फसल उससे उत्पादित कर सकते हो। ये अच्छे से ध्यान रखना है आपको। तो इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो वर्षा से होता है। और स्थान कौन सा इसका? तृतीय स्थान है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सिंचाई का क्षेत्र कितना है टोटल, ठीक है, और कौन कौन सी सिंचाई की प्रणाली है मुख्य रूप से। और प्रथम स्थान पर कौन है? नलकूप और कुएं। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। चले आगे, चलिए भारत में सिंचाई की आधुनिक पद्धतियां देखते हैं, ठीक है। और आधुनिक पद्धतियां जो कृत्रिम तरीके से बनाई गई हैं, आप पढ़ोगे तो ये दो प्रकार की है मुख्य रूप से। एक है स्प्रिंकलर और एक है ड्रिप इरिगेशन। कौन सी है? एक स्प्रिंकलर है और एक है ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर को हम क्या बोलते हैं? फुहार सिंचाई भी बोलते हैं। और ड्रिप इरिगेशन को हम क्या बोलते हैं? टपकन सिंचाई। फुहार मतलब आपने सभी ने देखा होगा, फुहारों के द्वारा जहाँ पर कृषि की जाती है या फिर फसलों को सिंचाई सिंचित किया जाता है, वो फुहार सिंचाई प्रणाली होती है। जहाँ बूंद बूंद या टपकन के माध्यम से सिंचाई की जाती है, वो क्या हो जाती है? आपकी टपकन सिंचाई पद्धति। और इनके बारे में क्या क्या खास है? तो इनके लाभ मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों में बनते हैं। और समस्याएं क्या क्या है भारत में, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। तो हम सबसे पहले तो इनके लाभ क्या क्या है, इनका उपयोग कर रहे हैं अपन, तो देखते हैं। तो स्प्रिंकलर या फुहार सिंचाई से हमें क्या क्या लाभ है? तो आप देखोगे 80% तक की जल की बचत हो जाती है। आपके सामान्यतः नहर, कुएं वगैरह से हम जो सिंचाई कर रहे थे, ठीक है, उसमें आपके पानी सीधा का सीधा खेत में पहुंचा दिया जाता है, और जितनी ज़रूरत नहीं होती उससे ज़्यादा पानी खेत में चढ़ाता है। लेकिन अगर आप स्प्रिंकलर का करते हो, सिंचाई का प्रयोग करते हो, तो आपके मुख्य रूप से जब ज़रूरत होती तभी इसकी सिंचित की जा सकता है। और इस प्रकार इससे जो आपका वेस्टेज जल था वो बच जाता है, और 80% जल क्या हो जाता है? आपका बच जाता है। तो मतलब आपके जहाँ जल की कमी है या फिर जहाँ पर आपके पानी बहुत कम गिरता है, वहाँ पर कौन सी कृषि पद्धति द्वारा आप कृषि कर सकते हो? तो स्प्रिंकलर या फुहार सिंचाई पद्धति द्वारा कर सकते हो, क्योंकि 80% तक की जल की बचत होती है। साथ ही साथ उर्वरक की भी बचत होती है इसमें, क्योंकि उर्वरक अलग से डालने की जरूरत नहीं होती है। इसी स्प्रिंकलर पानी के साथ आप उर्वरक डाल सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और खास बात एक और ये कि इससे मृदा अपरदन भी नहीं होता है या बहुत कम होता है, ठीक है। तो मृदा अपरदन की समस्या से भी इस
प्रणाली द्वारा निजात पाई जा सकती है। और साथ ही साथ ये जो प्रणाली है सभी उच्चावचों में अर्थात मैदानी क्षेत्र में भी की जा सकती है, पठारी क्षेत्र में भी की जा सकती है, और पहाड़ी क्षेत्र में भी आपके फुहार सिंचाई का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ लाभ हुए। फिर आप मेंस में भी क्वेश्चन लिख सकते हो और प्रीलिम्स में यहाँ से पॉइंट बना के दे देगा वो कि ये इसकी समस्या है या इसके लाभ है उस रूप में। ठीक है, यूपीएससी ज़्यादातर ऐसे कथन के रूप में बना के पूछती है, तो ध्यान रखना है। चलें आगे, तो देखोगे आप फिर इसकी समस्या या हानि क्या क्या है स्प्रिंकलर सिंचाई की। ठीक है, तो स्प्रिंकलर सिंचाई की क्या है, इसकी प्रारंभिक लागत बहुत अधिक है, ये इसकी प्रमुख समस्या है। क्यों, भारत के किसान सीमांत गरीब है, ठीक है, लघु किसान है, जिनकी आय वैसे भी कम है, तो इस प्रणाली को वो एफर्ट करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इसमें लागत बहुत ज़्यादा आती है। आपको बहुत सारे फुहारे, बहुत सारे पाइप खरीदना पड़ेंगे, जिसमें आपके बहुत सारे पूंजी की आवश्यकता होती है, और भारत के किसानों की स्थिति तो वैसे ही दयनीय है, तो वो इस प्रणाली का उपयोग करने में सक्षम नहीं है। तो भारत में ये जो पद्धति है अभी प्रारंभिक दौर से ही चल रही है, जबकि ये सफल कहाँ रही है, विकसित देशों में, जैसे अमेरिका वगैरह में। क्यों, वहाँ पर किसान वगैरह भी संपन्न है, वो देश भी संपन्न है, तो विकसित देशों में अधिक संपन्न रही है, जबकि भारत जैसे विकासशील देशों में ये अभी प्रारंभिक स्टेज में गुजर रही है, ध्यान रखना है। फिर जहाँ पर तेज हवाएं चलती है वहाँ पर ये पद्धति पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अपने खेत में फसल पिलाने लिए गए थे, पता चला तेज हवा चली, पड़ोस वाला का खेत पी गया और आपके खेत में फसल सूखी रह गई, या फिर जहाँ सिंचाई कर दी थी आपने वहीं पर दोबारा पानी गिर गया। तो जहाँ जहाँ तेज हवा होती है वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, अच्छे से ध्यान रखना है। साथ ही साथ जहाँ पर अधिक वाष्पीकरण होता है वहाँ पर भी ये पद्धति उपयोग में नहीं लाई जा सकती है। क्यों, क्योंकि आप फव्वारा चलाओगे और वो फव्वारे वाष्पीकरण के द्वारा सीधे कहाँ चले जाएंगे, आपके वायुमंडल में चले जाएंगे, खेत में पानी न के बराबर जाएगा, तो अतः ज़्यादा वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों में भी ये उपयोगी नहीं है, अच्छे से ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसमें बार बार आपको क्या करना पड़ता है, श्रम की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि एक जगह पिला दी तो वहाँ से फिर आपके फव्वारे उठाकर दूसरे क्षेत्र में बिछाने पड़ेंगे, फिर वहाँ पी गया तो तीसरे क्षेत्र में बिछाने पड़ेंगे, तो ये समस्या बहुत ज़्यादा मतलब अधिक श्रम बहुत होता है इसमें। तो ये इसकी कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, लागत अधिक है, तेज हवा वाले क्षेत्रों में संभव नहीं है, अधिक वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों में भी संभव नहीं है। ठीक है, और आपके श्रम की भी क्या होती है, अधिक आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये किस पद्धति के फुहार सिंचाई या स्प्रिंकलर पद्धति के लाभ और हानियाँ हो गई है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब टपकन सिंचाई पद्धति के बारे में पढ़ेंगे हम। और टपकन सिंचाई पद्धति के बारे में आप पढ़ते हो तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। ठीक है, क्या सबसे पहले टपकन या इसको हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, इसमें इससे भी ज़्यादा जो अपन ने फुहार पड़ी थी उससे भी ज़्यादा जल की बचत होती है। क्यों, इसमें लक्षित फसल को ही ध्यान में रखा जाता है, अर्थात सीधी फसल के जड़ में पानी डाला जा सकता है। और ये खास बात है, इसमें 90% तक की जल की बचत हो सकती है इस पद्धति का उपयोग करने पर। ये इसका मुख्य लाभ है। इसमें श्रम और ऊर्जा की भी बचत होती है। एक बार आप कहीं भी क्षेत्रों में पानी के लिए नलियाँ बिछा दीजिए, ठीक है, उसके बाद आपको कभी उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटर चला दीजिए, पानी वहाँ तक जाता रहेगा। ठीक है, और ऊर्जा आपके कम पानी और कम ऊर्जा से अधिक फसल सिंचित हो जाएगी, इससे ये फ़ायदा इसका। फिर खरपतवार, जहाँ फसल है वहीं पर पानी जा रहा है तो आपके अन्य जगह गीली नहीं होगी और वहाँ खरपतवार की भी समस्या नहीं होगी, तो ये खास बात है। और इसमें मृदा अपरदन भी नहीं होता है, सबसे बढ़िया चीज़ है। क्यों, मृदा अपरदन, पानी ज़्यादा गिरे ही नहीं गा तो मृदा को बहा के ले जाए नहीं गा, तो ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट और अच्छा कारक हो गया। फिर उर्वरकों की भी बचत होती है। क्यों, आपके बाकी फसलों में आप उर्वरक हाथ से डालते हो तो ऐसे ही ज़मीन में पड़ा रहता है। इसमें खास बात है, फसल की जड़ को जितना उर्वरक चाहिए उतना उर्वरक डाल दो, वहीं उर्वरक पड़ा रहेगा और उसी फसल को फ़ायदा पहुंचाएगा, बाकी उसकी ज़रूरत भी नहीं होगी। और साथ ही साथ इसकी खास विशेषता है कि ये बागानी कृषि पद्धति या क्षेत्रों में ही उपयोगी होती है। कौन से क्षेत्रों में, केवल या बागानी कृषि क्षेत्रों के लिए ही उपयोगी है। क्योंकि आपके अगर गेहूं में टपकन सिंचाई पद्धति या ड्रिप इरिगेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने सारे गेहूं को कितना, अगर नली भी बिछाना चाहोगे तो कितने छेद करोगे, छेदी सिंह तो हो नहीं आप, ठीक है, कि छेद करोगे। इसलिए केवल बागानी कृषि में दूर दूर पौधे होते हैं, तो उन दूर दूर पौधों में नलियों में दूर दूर छेद करके सीधा उन जड़ों तक पानी पहुंचाया जा सकता है।
ठीक है, जैसे सेब के बागान है, संतरे के बागान है, ठीक है, इनको सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचता है इससे। तो ये इसके क्या हो गए, लाभ हो गए। इसकी भी कुछ हानियां हैं, जैसे आपके फुहार सिंचाई पद्धति की हानियां थी। क्या क्या हानियां हैं इसकी, तो आपके एग्जाम में ध्यान रखना है, गहन फसलों के लिए अनुपयोगी, अभी बताया मैंने। गेहूँ, चावल या फिर खरीफ रबी की फसलें बोने जाओगे, उसमें ड्रिप इरिगेशन पद्धति पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इसमें मुख्य रूप से कितनी फसलों को जड़ तक पानी पहुंचाओगे, वो तो बहुत पास पास गहन रूप से उगाई जाती है, तो वहाँ ये पॉसिबल नहीं है। फिर इसकी लागत क्या होती है, बहुत अधिक होती है, तो ये खर्चीली है। और भारत के किसान, फिर वही बात, गरीब सीमांत लघु है, वो इसको एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये अभी एक प्रारंभिक दौर से ही गुजर रही है, ठीक है। ये भी अभी भारत में सफल नहीं हो पाई है मुख्य रूप से। तो ये विकसित देशों में सफल रही है, जबकि विकासशील देशों में भी प्रारंभिक दौर से गुजर रही है। फिर जहाँ बालू कंकड़ पत्थर अधिक होते हैं, या ऐसी भूमि होती है जहाँ पर बालू कंकड़ पत्थर अधिक हो, वहाँ ये अनुपयोगी है, क्योंकि वहाँ नलियाँ बिछाई नहीं जा सकती। बालू कंकड़ पत्थर से आपके क्या होगा, आप फसल किसी और को पिलाना चाह रहे हो, पानी किसी और की तरफ चला गया, तो आपके सारी फसल बर्बाद हो सकती है, इससे ध्यान रखना है। तो वहाँ ये अनुपयोगी होती है, अच्छे से ध्यान रखना है। अतः हम पढ़ सकते हैं कि भारत में जो आधुनिक सिंचाई पद्धतियाँ हैं, स्प्रिंकलर और ड्रिप, ये अभी प्रारंभिक दौर से ही गुजर रही है। अभी सरकार इनको कोशिश कर रही है किसानों को सब्सिडी द्वारा ये चीज़ें उपलब्ध करा दी जाए और धीरे धीरे इनको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ये जल बचत के लिए सबसे मुख्य होती है। और भारत में हमेशा आप देख रहे हो धीरे धीरे जल की आपकी कमी होती जा रही है। आप विभिन्न क्षेत्र देखोगे जल की समस्या से गुजर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो अब सरकार इन पर सब्सिडी दे रही है। चलो, इसमें दो टॉपिक और बचे हैं, वो पढ़ लेते हैं। एक है फर्टिगेशन और एक होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फर्टिगेशन क्या है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, अच्छे से ध्यान रखना है। फर्टिगेशन सामान्यतः कुछ भी नहीं होता है, अभी मैंने बताया, सिंचाई जो करते हो आप, ठीक है, उस सिंचाई के जल के साथ ही क्या उर्वरक मिला दो और सीधा पौधों तक पहुंचा दो, तो उसको क्या कहते हैं हम, फर्टिगेशन कहते हैं। तो ये सिंचाई की एक आधुनिक पद्धति है, जिसमें सिंचाई जल के साथ ही उर्वरक का प्रयोग कर सीधे फसलों तक पहुंचाया जा सकता है, जिसमें अभी वर्तमान में जो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी बना है, वो इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभा सकता है। अच्छे से ध्यान रखना है। सीधा सा एक डिब्बी ढक्कन लेके आप जहाँ से पानी खेत में डाल रहे हो वहीं पर डाल दीजिए, सीधा पूरे खेत में आपका उर्वरक पहुँच जाएगा, ये खासियत है इसकी। तो इसी को हम, इस पद्धति को हम फर्टिगेशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें सिंचाई जल के साथ उर्वरक प्रयोग किया जाता है। और ये स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन दोनों पद्धतियों में क्या प्रयोग किया जा सकता है, मतलब सक्सेसफुल है, तो ये ध्यान रखना है। और भारत में भी प्रारंभिक दौर में ही चल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे किसान जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे संपन्न होते जाएंगे, फिर इन पद्धतियों का उपयोग करेंगे। अभी अपनी प्रारंभिक स्थिति से ही परंपरागत कृषि करते आ रहे हैं वो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब आ जाता है आपके रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, सामान्यतः वर्षा जल को कृत्रिम रूप से क्या करना, भूमिगत जल में एकत्रित करना, क्या कहलाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। इसके दो तरीके होते हैं, आप छत वगैरह पर पाइप लगा दी, छत वगैरह का पानी को जमीन में उतारने के लिए पाइप लगा दीजिए, जमीन में गड्ढा खोद दीजिए, ठीक है, और उसमें कंकड़ पत्थर डाल दीजिए, तो छत का पानी सीधा जमीन में जाएगा, भूमिगत जल में वृद्धि हो सकती है। या फिर एक पक्का टैंक बना दीजिए, उस पानी को सीधा कनेक्ट कर दीजिए, तो पानी सीधा एक पक्के टैंक में इकट्ठा हो जाएगा, जिसका उपयोग आप कार धोने या अन्य जैसे गार्डनिंग वगैरह में कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसी पद्धति है जिसमें वर्षा जल को क्या किया जाता है, वैज्ञानिक तरीके से संग्रहित किया जाता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और भारत का तमिलनाडु ऐसा राज्य है, ठीक है, जिसने हर सरकारी इमारत पर इसको अनिवार्य कर दिया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में कौन से राज्य ने इसको अनिवार्य रूप से कर रखा है, तो तमिलनाडु ने, वहाँ जल की कमी रहती है, इस कारण इसको अनिवार्य बना रखा है, ठीक है। और ये जल की कमी से निजात दिलाने में संभव हुए। आप सभी ने सुना होगा, क्वेश्चन पूछा गया, जल पुरुष एमपीपीएससी ने पूछा है, जिनको राजन सिंह आपके जल पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अभी वर्तमान में बहुत सारे प्रयास किए हैं। और मुख्य रूप से राजस्थान क्षेत्र में जो पुरानी परंपरागत जल संग्रहण की पद्धतियाँ थी, वो इसी के साथ जोड़कर आपके क्या किए, आपके पुनः प्रारंभ किए, इसलिए उनको जल पुरुष की संज्ञा दी गई है। और एमपीपीएससी उन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछ चुकी है, राजन सिंह कौन है, आपके जल पुरुष है, ठीक है। और
इस प्रणाली को बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, अच्छे से याद रखना है। ये हमने कुछ भारत में सिंचाई से संबंधित पद्धतियाँ पढ़ ली है, तो एक कृषि का एक चैप्टर और कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस ज्ञानशीला यूट्यूब चैनल को आप सब तक शेयर करें, आप भी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान की जो सीमा है इसको विस्तारित करें। थैंक यू सो मच।